हमने कहीं ना कहीं सुन रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, जो कि आज दुनिया भर की सरकारों के लिए एक चिंता का विषय बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इसका मैकेनिज्म क्या है और ये कैसे वर्क करता है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें फ्यूचर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है या इसके आने वाले क्या क्या परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने से पहले जरूरी है हीट बजट को समझना। सिंपली बजट होता क्या है कि हम अपने कितने रुपए को कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और कितने रुपए को सेव करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ज्योग्राफी में भी होता है। यहाँ पे होता क्या, जो इंसोलेशन मतलब कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सूर्य से जो भी किरणें अर्थ पे आती हैं ये शॉर्ट वेव के रूप में आती हैं। इनमें से अर्थ कुछ को एब्जॉर्व कर लेता है, कुछ को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी को हम बोलते हैं हीट बजट, कि अर्थ कितने को एब्जॉर्व करेगा, कितने को रिफ्लेक्ट कर देगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अर्थ रिफ्लेक्ट कैसे करता है। तो यहाँ पे एक बड़ा छोटा सा कंसेप्ट होता है अल्बेडो का। अल्बेडो का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्ट करने की पावर कितनी होती है। तो अर्थ में जैसे कि स्नो हो गया, सैंड हो गया, आइस हो गई, ग्लेशियर हो गई या लाइट कलर हो गया, इनका रिफ्लेक्ट करने का पावर बहुत ज़्यादा होता है, इनका अल्बेडो बहुत ज़्यादा होता है। और जो डार्क कलर होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, मतलब कि हीट को बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये कि जिसका अल्बेडो ज़्यादा वो उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, जिसका अल्बेडो कम वो उतना ही एब्जॉर्व करेगा। और जो एब्जॉर्व करेगा उससे हीट ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो रिफ्लेक्ट करेगा तो उससे हीट कम रहेगी। अब जो रे अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में जाती हैं ये लॉन्ग रे के रूप में वापस जाती हैं। आती तो शॉर्ट में है लेकिन जाती लॉन्ग में है। अब होता क्या है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ता है या फिर ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा बढ़ती हैं तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को कवर कर लेती हैं, एक ब्लैंकेट की तरह उसके ऊपर कवर कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है कि जब रेज वापस जाती हैं रिफ्लेक्ट होकर तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर उन्हें ट्रैप कर लेती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस उन्हें अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर ही नहीं जाने देती, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल जाती है। क्योंकि जब रे बाहर जा नहीं पाएगी तो वो एटमॉस्फेयर को और ज़्यादा गर्म करेगी, क्योंकि ये जो रे होती हैं गर्म होती हैं और गर्मी की बढ़ने की वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं जिससे कि दुनिया भर की सरकारें इसके पीछे परेशान हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर के पूरी दुनिया की सरकारें और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो परेशान है, तो उनकी परेशानी का आखिर कारण है क्या और हमें आने वाले फ्यूचर में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो जो आइलैंड कंट्रीज होती हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा खतरा है कि सी लेवल का वाटर अगर राइज हुआ तो वो सबमर्ज हो जाएंगे, वो समुद्र के अंदर डूब जाएंगे। क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो ग्लेशियर जितने वो पिघलेंगे और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का पानी और ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर सी वाटर राइज होता है तो जितने भी समुद्र के आसपास की कंट्री हैं वो तो डूबेंगी, लेकिन जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो पूरी तरीके से पानी के अंदर सबमर्ज हो सकती हैं। और जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर ज़्यादा राइज होता है, तो इसके कारण होता क्या है कि कहीं पे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कहीं पे बहुत कम टेम्परेचर होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं पे एकदम सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण हमारा मानसून सिस्टम भी पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। और ज़्यादातर लोग जो लोग मानसून पे एग्रीकल्चर के लिए डिपेंड करते हैं, जितने भी किसान एग्रीकल्चर केवल मानसून के भरोसे करते हैं, तो उन्हें बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 2030 तक 16% डिक्रीज देखने को मिलेगा फूड प्रोडक्शन के अंदर और 23% हंगर इंडिया के अंदर बढ़ जाएगी 2030 तक। एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो 2050 तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन 9.3 बिलियन होगी और इन्हें फीड करने के लिए हमें कम से कम अभी से 60 टाइम्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज को हम देखें तो ज़्यादा प्रोड्यूस करना तो छोड़ो, हमारा जितना भी प्रोड्यूस अभी होता है हम उससे भी ज़्यादा नीचे डिग्रेड कर जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को कैसे फीड करा जाएगा? फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा। और फिर इससे धीरे धीरे अर्थ के अंदर यूजेबल वाटर भी ख़त्म हो जाएगा। वाटर ख़त्म होने से और फूड सिक्योरिटी ना होने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस भी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जब ये बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें ह्यूमन की फुलफिल नहीं होगी तो वो इसके लिए भी मारकाट और लड़ाई करेगा। अब हम बात करते हैं कि दुनिया भर की सरकारें इसे रोकने के लिए क्या स्टेप ले रही हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने एक बार डिक्लेयर करा था कि इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट का अधिकार है। और यूनाइटेड नेशन की इसकी एक अलग से बॉडी है जिसे कि UNEP बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका जो काम होता है कि ये दुनिया भर की कंट्रीज में इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो लॉ होते हैं उन्हें अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करता है
और वहाँ पे डाटा को प्रोवाइड करता है कि कितना आप डिग्रेड कर रहे हो और हमें क्या बेटर करना चाहिए इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी सिलसिले में एक जो नाम आता है कॉप, मतलब कि पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में होता क्या है, दुनिया भर की कंट्री इकट्ठा होती हैं और अपने आगे आने वाले टाइम के लिए रणनीति बनाती हैं कि हमें इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से रोकना है, तो हमें इस चीज़ का एमिशन कम करना पड़ेगा, हमें फैक्ट्री का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, पॉल्यूशन हमें कम करना पड़ेगा, और अपनी तरफ से अलग अलग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसी सिलसिले में COP26, जो कि ग्लासगो समिट के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि ये ग्लासगो में हुई थी, इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कुछ यहाँ पे वादे करे थे, जैसे कि नॉन फ्यूजल फ्यूल एनर्जी की कैपेसिटी को 500 मेगावाट तक बढ़ा देंगे 2030 तक, और नेट जीरो इमिशन कंट्री हम बन जाएंगे 2070 तक, और कार्बन इमिशन इंटेंसिटी को हम 2030 तक अपनी जीडीपी का 45% डाउन कर देंगे। ऐसे कुछ वादे वहाँ पे मोदी जी ने करे थे। इसके लिए कि गवर्नमेंट वर्क भी कर रही है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन हो गया, सोलर पावर इंस्टॉलेशन हो गया, तो ऐसे वर्क कुछ चल रहे हैं। ईवी कार्स के अंदर सब्सिडी प्रोवाइड कराना। बट ये जितने भी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन या हमारी गवर्नमेंट जितना भी वर्क कर रही है, इसका हमें उतना ज़्यादा रिजल्ट देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो रिजल्ट के लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि किस तरीके से हम इस चीज़ को बेटर कर सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या वर्क कर सकते हैं। तो कार्बन सबसे ज़्यादा जो इमिशन होता है वो होता है हमारी एनर्जी प्रोडक्शन में। तो क्यों ना हम अपने एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उन्हें हम डाइवर्ट कर दें, जैसे कि हम कार, पेट्रोल कार और डीजल कार की जगह पे यूज़ करने लगे ईवी व्हीकल्स का, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे कि पर्सनल जो कार हैं या पर्सनल व्हीकल हैं वो रोड पे कम होगी, और साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें, जिससे कि हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और साथ में हमारा इन्वायरमेंट भी बेटर होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करने की कोशिश करें, साथ में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ें। हर रिसोर्स को सस्टेनेबल तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बार बार उस चीज़ को हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को भी हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें अपने बचाने के लिए खुद स्टेप लेने पड़ेंगे, कोई दूसरा हमें बचाने के लिए नहीं आ सकता। वर्ल्ड की कितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या कितनी भी सरकारें कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इन लोगों को क्या करना है, एक किसी को इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, किसी को मिलिट्री में सुपर पावर बनना है। इस रेस में अगर लगे रहे तो इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, एक दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और किसी को भी कुछ नहीं मिलना। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे थोड़े थोड़े चेंजेस करना शुरू करते हैं तो इसका इम्पैक्ट एक दिन बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है, और हम अपनी लाइफ के साथ साथ अपने फ्यूचर की भी लाइफ सेव कर सकते हैं।